हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज 65वीं बीपीएससी का क्यूज। ठीक है, प्रीलिम्स में भूगोल और राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान, क्यूबा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ हो जाएगा जापान जो है सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। आइए देखते हैं इसमें दिए गए विकल्पों में भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश जापान है। तो जापान के लिए क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इस पे स्क्वायर सब पे लगा लीजिए। चलिए सब पे लगा देते हैं, ये ऊपर होगा। ठीक है ना। तो जापान के लिए देखिए 3,77,915 किलोमीटर, फिलीपींस के लिए देख सकते हैं 3,03,000 किलोमीटर है, और न्यूजीलैंड के लिए 2,17,467 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है सबके लिए। क्यूबा के लिए 1,09,844। शायद क्यूबा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणीय अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, चिली, चीन, ब्राजील। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सबसे सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश, तो ये आंसर आपका ऑप्शन बी है, चिली। ठीक है ना। सर्वाधिक उत्तर दक्षिणी अक्षांश लंबाई वाली सीमा वाला देश चिली है। इसकी उत्तरी दक्षिणी सीमा की लंबाई 4,620 किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव, क्यूबा, और पांचवा ऑप्शन। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इंडोनेशिया दिए गए ऑप्शन में। ऐसे आप देख सकते हैं नीचे के डिस्क्रिप्शन में कि सर्वाधिक द्वीप यहाँ पे दिए गए विकल्प में तो इंडोनेशिया के पास है, वो भी 17,508। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि स्वीडन के पास सबसे ज्यादा द्वीप है, 2,21,800। नॉर्वे के पास 55,000। कनाडा के पास कितना है? 52,455। इंडोनेशिया के पास 17,508। ऑस्ट्रेलिया के पास 8,222। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ये आंसर हो जाएगा ईरान। ठीक है ना, अभी भी ईरान ही है। ईरान विश्व का सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ संपूर्ण विश्व का लगभग 90% केसर उत्पादित होता है। ठीक है, केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प के वर्तिकाग्र को केसर, कुमकुम, जाफरन अथवा सैफन कहते हैं। इतना नामों से जाना जाता है। यह इरेडेसी कुल की क्रोकस सेटाइवस नामक वनस्पति है, जिसका मूल स्थान दक्षिण यूरोप में है। भारत में इसका उत्पादन जम्मू के किश्तवाड़ तथा कश्मीर के पामपुर के सीमित क्षेत्र में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान ने 2005 से 2015 तक यूरेनियम उत्पादन में 39% की वृद्धि की है। पूरी दुनिया का 70% यूरेनियम का उत्पादन 3 देश कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में होता है। वर्ष 2017 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कजाकिस्तान के ओस्कोमेन शहर में यूरेनियम बैंक स्थापित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन कौन सा है? तो अन्नामलाई पहाड़ियां, वो बी ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ियां, सी है कार्डमम पहाड़ियां, और डी है शिवराय पहाड़ियां। 5वें ऑप्शन वेल नोन है। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां जो है वो है कार्डमम की पहाड़ी, ऑप्शन सी है ना। आइए देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां कार्डमम पहाड़ियां है। कन्याकुमारी जो कि भारत का मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणी बिंदु है, वह कार्डमम पहाड़ियां का दक्षिणी बिंदु है। कार्डमम पहाड़ियों का विस्तार पश्चिमी घाट तक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, ब्राकर।
और पांचवा ऑप्शन, तो निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो आंसर हो जाएगा गंगा घाटी का, ये होगा क्या, उत्तरी कोयल। ठीक है ना। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलती है। यह झारखंड के उत्तर पश्चिम में दाऊदनगर में सोन नदी से मिलती है तथा अंत में गंगा नदी में समाहित हो जाती है। उत्तरी कोयल जलाशय झारखंड राज्य में पलामू और गढ़वा जिले के जनजातीय इलाकों में स्थित है। उत्तरी कोयल नदी अपनी सहायक नदियों के साथ बेतला के पश्चिम भाग से होकर बहती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। तो चाय बागान की बात किया जाए तो गिरनार पे नहीं है। गिरनार पहाड़ी चाय बागान स्थित नहीं है, जबकि कानन देवन, नीलगिरी तथा दार्जिलिंग पर चाय बागान स्थित है। कूच बिहार चाय बागान दार्जिलिंग पहाड़ियों पर पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, तो कूच बिहार भी एक चाय बागान है और वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पांचवा ऑप्शन, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश जो है घने जंगलों से, पतझड़ वाले घने जंगलों से घिरा हुआ है। भारतीय वन सर्वेक्षण दोस्तों, चलिए उस वक्त का ही डाटा हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है, लेकिन घने पतझड़ वन की बात तभी भी किया जाए तो मध्य प्रदेश ही होगा। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सर्वाधिक घने पतझड़ वाले जंगल का क्षेत्र इस प्रकार है। मध्य प्रदेश को ही फिलहाल हम लेकर चलते हैं, क्योंकि 2021 का जो वन सर्वेक्षण का डाटा आया, सॉरी वो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए, तो उस डाटा के अनुसार क्या है ये देखना होगा। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो घने उस वक्त के अनुसार मध्य प्रदेश से अभी भी वही होगा। ठीक है, लेकिन बाकी का सीरीज हो सके आगे पीछे हो जाए, नहीं है तो फिर इसी को याद रखिएगा। 2021 के अनुसार आप इसको देख लीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप। तो प्रवाल भित्ति कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए, भारत में प्रवाल भित्ति के प्रमुख क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में है, जबकि कैम्बे की खाड़ी प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये आंसर होगा जैन समुदाय में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत जैन समुदाय की है, जो कि 86.73% है, जबकि सबसे कम साक्षरता दर का प्रतिशत 42.72% मुस्लिम समुदाय की है भारत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं। हाँ, तो निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है? तो भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु में, और ये टोडा जो भी है ये भी तमिलनाडु में, तो इसलिए आंसर यहाँ ऑप्शन डी है। टोडा जनजाति द्रविडियन समूह से संबंधित है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है। यह जनजाति टोडा भाषा भी बोलती है, जो कि कन्नड़ भाषा से संबंधित द्रविड़ भाषा है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। राज्य व्यवस्था, आम आदमी पार्टी, उस वक्त का क्वेश्चन ये आया हुआ, तो एक तरह से कह सकते हैं करंट था, तो इसको उसी रूप में देख लेते हैं। राज्य पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, पंजीकृत पार्टी है। तो एक राज्य पार्टी है। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी एक राज्य स्तरीय पार्टी है। इसके नेता अरविंद केजरीवाल है। इसका गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ था। पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है। आम आदमी पार्टी ने 2015 में दिल्ली विधानसभा चुनाव सीटों में 67 सीट पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। राज्य स्तरीय दल की मान्यता पाने के लिए पार्टी को निम्न अर्हताएं पूर्ण करनी होगी। क्या क्या योग्यता है ये थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, रुक जाइए यहाँ पे। हाँ ठीक है, आइए इस स्लाइड पे पहला देखते हैं। कह रहा है उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का जितना कुल रियल वोट डाला गया हो उसका 6% प्राप्त किया हो तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किया हो, यानी 2 सीट जीतना चाहिए और जितना वोट पूरे राज्य में पड़ा है उसका 6% वोट प्राप्त होना चाहिए, तब वो एक राज्य स्तरीय पार्टी कहलाएगा।
फिर है यदि दल ने राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उसी राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा पार्टी ने राज्य में लोकसभा की कम से कम एक सीट जीती हो, तो यहाँ भी 6% उसी राज्य का वैध मतों का 6% होना चाहिए और साथ में एक सीट जीतना चाहिए। ठीक है, आ जाइए। और वहां विधानसभा के आम चुनाव में भी 6% प्राप्त करना है, लेकिन सीट 2 प्राप्त करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या योग्यता होना चाहिए। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3%, ठीक है, या 3 सीटें इनमें से जो भी ज्यादा हो प्राप्त किया हो। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है कि कुल स्थानों का 3% या फिर 3 सीटें, दोनों का देखा जाएगा कि 3 सीट से ज्यादा है या फिर ये 3% की बात कहें उसका अपना कैलकुलेशन के अनुसार। तो फिर है यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम एक सीट जीती हो, तो यदि प्रत्येक 25 सीट में से उस दल ने लोकसभा की कम से कम एक सीट जीती हो, तब जाकर भी वो राज्य स्तरीय पार्टी कहलाएगा। यदि पार्टी ने राज्यसभा में लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो। अब ये भी है कि या तो लोकसभा सीट जीता या नहीं जीता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, लोकसभा का चुनाव हुआ या फिर विधानसभा का चुनाव हुआ उस राज्य में, ठीक है, और कुल वैध मतों का यदि उसने 8% भी प्राप्त कर लिया तब पर भी जाकर वो राज्य स्तरीय पार्टी बन जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचार में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है किसी प्राधिकृत या ब्रांड के द्वारा, यानी कि इस रिट को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है, अतः किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार को ग्रहण करने से रोकती है। ठीक है, इस रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालयों के मामले में तब जारी किया जा सकता है जब कार्यालयों का निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्री स्तरीय कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है, ये भी ध्यान देना। मतलब कि अधिकार परीक्षा का मतलब है कि कोई पदाधिकारी या अधिकारी किसी कार्य को कर रहा हो लेकिन उसके अधिकार क्षेत्र में वो होता नहीं है, तब वहां पे अधिकार परीक्षा की बात आती है। लेकिन कह रहा है इसे मंत्री स्तरीय कार्यालय में या निजी कार्यालय में, मंत्री स्तरीय कार्यालय में मंत्रियों का अपना एक निजी कार्यालय भी होता है, तो वहां पे ये लागू नहीं होगा। या फिर कोई निजी ऑफिस है, ठीक है, प्राइवेट, तो वहां भी ये लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये ऊपर देख लीजिए, शायद हम नीचे के स्लाइड में इसको देख रहे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो ये स्लाइड को आप डिटेल से पढ़ ले तो अच्छी बात है, फिर भी हमने डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिख रखा है, तो हिमाचल प्रदेश आंसर हो जाएगा। ठीक है, करा भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 170 में राज्यों के लिए विधानसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसकी अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम 60 यानी 60 तय की गई है। विधानसभा की सीटें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती है। हालांकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व गोवा मामले में यह संख्या 30 निर्धारित की गई है। ठीक है, ये आप बात कर सकते हैं कि 50-60 से कम है, जबकि मिजोरम, नागालैंड के मामले में क्रमशः 40 व 46 निर्धारित की गई है। दोस्तों एक चीज आपको ये होगा, हम अभी को बीच में कट नहीं करेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, चेहरा नहीं दिखेगा, लाइट कट गया, वो थोड़ा सा ब्लर टाइप का आएगा, लेकिन हम वीडियो को रिकॉर्डिंग पूरा करते हैं, बीच में इसको काटना ठीक नहीं होगा। हाँ, तो थोड़ा सा ये हम विदाउट स्लाइड के भी देख रहे होंगे, तो ये क्या करते हैं, थोड़ा सा ये ऊपर आप इसको ध्यान में रखिए, तब तक हम नीचे देख लेते हैं। ठीक है ना, ये जो आपके स्लाइड में नहीं आया होगा, बोल तो दिए थे। हाँ, अरुणाचल प्रदेश 60 सदस्य है, हिमाचल प्रदेश 67 है, मणिपुर में 60 है और मेघालय में 60 सदस्य है। ठीक है, वहीं बिहार राज्य विधानसभा में कुल 243 और राज्य विधान परिषद के लिए 75 सीटें हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
कह निम्नलिखित में से कौन भारत के वरीयता क्रम में पहले आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो मतलब है उसके अनुसार देखते हैं। पीसी का अध्यक्ष, चलिए लाइट भी आया आपको। मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक में महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन भारत के वरीयता क्रम में पहले आता है। तो इस क्वेश्चन का मतलब बीपीएससी शायद इस प्रकार से समझा है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन ई दिया गया है कि वरीयता क्रम में शीर्ष स्थान पर राष्ट्रपति आता है, और यहाँ पे ऑप्शन में वो है नहीं, इसीलिए ऑप्शन को ई किया है। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता क्रम किस प्रकार है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए आपके स्लाइड पे इसको लाया जाए। हाँ, राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति का स्थान आएगा, तब प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में, फिर है भूतपूर्व राष्ट्रपति, 5 के ए में उप प्रधानमंत्री को रखा गया है। छठे स्थान पर भारत का मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष को रखा गया है। 7वें पे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में। ठीक है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष, ठीक है, बट अब ये टर्म को तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये नीति आयोग बनने के बाद का है, बट डिस्क्रिप्शन में ऐसा ही हो गया, तो इसको आप यहाँ पे, ठीक है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री तथा संसद के विपक्ष का नेता। फिर 7वां ए पे भारत रत्न सम्मान के धारक आएंगे 7 ए पे, और 8 में राजदूत, 9वें पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है। तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो यहाँ कोई भी नहीं सही है दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन ई इसीलिए दिया गया। 16 से लंबा डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के कई रूप होते हैं, जिनमें प्रमुख है संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार देश में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि शासन व्यवस्था का संचालन करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली को मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली भी कहा जाता है। अब देखना है कि इस प्रणाली में संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था होती है एवं कार्यपालिका को अपने समस्त कृतियों के लिए, कार्यों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट मिल रहा था, बट वो भी वहां पे गलती था। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका में उसके विश्वास प्राप्त, अच्छा ये पॉइंट, प्राप्ति तक रहता है, तो ऐसा भी नहीं था। ठीक है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्र व राज्यों के मध्य संवैधानिक रूप में होती है तथा भारतीय प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक गणतंत्र है। वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, जहां कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली को सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, अमेरिका है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। कला निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। खाप पंचायत, जाति पंचायत, ग्राम पंचायत, जन पंचायत। तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायत का। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा खींच लेते हैं। हाँ, कला पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जनभागीदारी को बढ़ाकर विकास के निचले स्तर तक लेकर जाना है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से 243 न के तहत पंचायती राज का प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा अनुसूचियों में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसके तहत 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, जिन पर पंचायत को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह प्राप्त होगी। तो ये योजना उस वक्त का था, ये करंट कह सकते हैं, दोबारा ये नहीं आएगा। ठीक है, ज्यादातर जो करंट अभी का होगा वही, लेकिन देख लेते हैं। चलिए आइए, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा, ये 3000। ठीक है ना।
कह रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। अंतरिम बजट 2019-20 का में इसको घोषित किया गया था। इस योजना को श्रम मंत्रालय द्वारा हाल ही में अधिसूचित किया गया है। इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिक हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या इससे भी कम होता है। इस योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रति महीने न्यूनतम 3,000 रुपये की निश्चित राशि पेंशन मिलेगी। ये न्यूनतम है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो आंसर होगा ऑप्शन कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि मूल्य में किसी भी तेजी गिरावट के विरुद्ध फसल उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए जाने वाला बाजार हस्तक्षेप का एक रूप कृषि लागत एवं कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कुछ फसलों की बुवाई के मौसम की शुरुआत में न्यूनतम मूल्य समर्थन की घोषणा की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की बिक्री की चिंताओं से राहत प्रदान करना है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु अनाज की खरीद करना है, ठीक है। ये आपके स्लाइड पे थोड़ा सा रुक देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? मुद्रा से, जीडीपी से, जनसंख्या से, जीएनपी से। तो ये तो जीडीपी से, ठीक है ना। प्रश्न के आधार पर हिंदू वृद्धि दर संबंध जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद से। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्दावली का आशय धर्म से नहीं बल्कि अर्थशास्त्र है। 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो देश की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर थी। अगले 3 दशकों में भी विकास दर बहुत धीमी रही, लगभग 3.5% था। 1970 के दशकों में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस धीमी विकास दर को हिंदू वृद्धि दर कहा था, यानी निम्न आर्थिक वृद्धि दर के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसीलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे, हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से, ना कि जनसंख्या, ये सब ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आइए नेक्स्ट। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट नहीं देख सकते हैं। तो 65वीं बीपीएससी का हमने देख लिया भूगोल और राज्य व्यवस्था।